हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। चलो अपन स्टार्ट करते हैं आज से फिर एक नया लेक्चर, बेहतरीन जज्बे के साथ, बेहतरीन उम्मीद के साथ, बेहतरीन लेक्चर जो पढ़ेंगे अपन सेम इससे कोटास फैकल्टी की तरह। जिस तरह कोटा में फैकल्टी पढ़ाते हैं इसी तरह अपन पढ़ेंगे यूट्यूब पे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। न पैसे देने की ज़रूरत, न किसी भी चीज़ की ज़रूरत। बस आप लोग इतना टाइम दे, इतना समय दे जिससे अपना लेक्चर कंप्लीट कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा एनसीईआरटी पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि जब तक एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो आगे आज हम पढ़ेंगे अपन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। कुछ डिसऑर्डर्स हैं जिसे हमें जानना ज़रूरी था। वो किसके डिसऑर्डर्स हैं? तो वो ऑटो इम्यून के हैं। ऑटो इम्यून क्या होता है? तो बेसिकली इम्यून सिस्टम जो होता है अपने सेल के अगेंस्ट वर्क करना स्टार्ट कर देता है, जिसे हम अपन क्या बोलते हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में क्या होगा, हमारे बॉडी के लिए जो चीज़ बेनिफिशियल है उस चीज़ को बॉडी किल करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से बहुत सारे सिम्टम्स और बहुत सारी बीमारियां हो जाती है। जैसे बहुत ही कॉमन एग्जांपल है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसे जोड़ों का दर्द बोलते हैं, गठिया का दर्द है, गठिया का जोड़ का, जिस तरह बहुत। तो ये क्या बहुत ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का एग्जांपल है। उसको अपन पूरे डायग्राम से समझेंगे किस तरीके से रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, किस तरीके से बॉडी का जीन अपने दूसरे पार्ट के अगेंस्ट वर्क करना स्टार्ट कर देता है। तो देखते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। इसमें क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि मेस्थेनिया ग्रेविस सबसे पहले ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का एग्जांपल है, और दूसरा यह है पर्नीशियस एनीमिया, तीसरा है हाशिमोटो डिजीज, और चौथा देखते हैं रेमेटॉइड आर्थराइटिस, पांचवा देखते हैं आईडीडीएम यानी इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। ये सब एग्जांपल हैं। और छठा देखते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस, से मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है। फिर वेटिलिगो, ये भी है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का एग्जांपल। फिर ओसोरियसिस, ये सब सारे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का एग्जांपल है। इसमें क्या होगा बेसिकली, अब देखते हैं अपन एंटीबॉडी फॉर्म अगेंस्ट, यानी इसमें क्या होता है कि जो भी बीमारी होती है किसके वजह से होती है, एंटीबॉडी ऑटो एंटीबॉडी जो होता है ना फॉर्म हो जाते हैं किसके अगेंस्ट, एस्थेनिया ग्रेविस कब होगा, जब अगर एंटीबॉडी फॉर्म हो जाए किसके अगेंस्ट, एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर के अगेंस्ट। एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर के अगेंस्ट अगर एंटीबॉडी फॉर्म हो जाए तो इससे क्या होगा, मिस्थेनिया ग्रेविस हो जाएगा। फिर दूसरा देखते हैं पर्नीशियस एनीमिया। पर्नीशियस एनीमिया कब होगा, जब ऑटो एंटीबॉडी या एंटीबॉडी फॉर्म्ड अगेंस्ट, यानी ऑटो एंटीबॉडी, एंटीबॉडी यहाँ बोलेंगे तो उससे क्या होगा कि ऑटोमेटिकली बनना स्टार्ट हो जाएगा। ऑटो एंटीबॉडी फॉर्म अगेंस्ट सीआईएफ कास्टल इंट्रिंसिक फैक्टर, उसके अगेंस्ट अगर बनना स्टार्ट होगा तो पर्नीशियस एनीमिया हो जाएगा, उसके अंदर ब्लड की कमी हो जाएगी। फिर देखते हैं, ये भी आगे पढ़ेंगे पूरा प्रोसेस कैसे होता है कुछ बीमारी के बारे में। हाशिमोटो डिजीज, ये इसमें क्या होता है, थायराइड ग्लैंड के अगेंस्ट क्या हो जाएगा, ऑटो इम्यूनिटी वर्क करना स्टार्ट हो जाएगा, यानी ऑटो एंटीबॉडी बनने लगेगा किसके अगेंस्ट, थायराइड ग्लैंड के अगेंस्ट, तो क्या हो जाएगा हाशिमोटो डिजीज। फिर आगे देखते हैं, अगर ऑटो एंटीबॉडी बनना स्टार्ट हो जाए साइनोवियल मेम्ब्रेन के अगेंस्ट, साइनोवियल मेम्ब्रेन के अगेंस्ट अगर बनना स्टार्ट हो जाएगा तो उसको बोलते हैं अपन रूमेटॉइड आर्थराइटिस, आर्थराइटिस का एग्जांपल। फिर देखते हैं, अगर ऑटो एंटीबॉडी यानी एंटीबॉडी फॉर्म्ड हो किसके अगेंस्ट, बीटा सेल के अगेंस्ट, बीटा सेल के अगेंस्ट फॉर्म हो तो इससे क्या होता है, बीटा सेल को बेसिकली हार्म पहुंचाएगा या बीटा सेल के फंक्शन को काम वर्क नहीं करने देगा अच्छे तरीके से, तो किस क्या हो जाएगा, आईडीडीएम हो जाएगा, यानी इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, वो बीमारी हो जाएगी। और भी क्या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का एग्जांपल है। फिर देखते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस, इसमें क्या होगा, माइलिन शीथ के अगेंस्ट ऑटो इम्यून वर्क करना स्टार्ट कर देगा, यानी माइलिन शीथ के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाएगा, तो उसमें क्या होगा, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो जाएगा। फिर देखते हैं वेटिलिगो, वेटिलिगो में क्या होगा, मेलानोसाइट, मेलानोसाइट है उसके अगेंस्ट ऑटो एंटीबॉडी वर्क करना स्टार्ट कर देगा या एंटीबॉडी फॉर्म होगा किसके अगेंस्ट, मेलानोसाइट के अगेंस्ट, तो वेटिलिगो की बीमारी हो जाएगी। फिर देखते हैं पोसोरियोसिस, पोसोरियोसिस में क्या होगा कि ऑटो एंटीबॉडी बनेगा किसके अगेंस्ट, स्किन के अगेंस्ट,
तो पोसोरियोसिस हो जाएगा उसको। अब देखते हैं सबसे बेसिक चीज कि हमें किन लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहले देखते हैं, लेक्चर नंबर 7वां पढ़ रहे हैं और नीट वालों के लिए इम्पोर्टेंट है। और भाई लोग 12th वालों, तुम्हें भी हम पढ़ा रहे हैं, याद नहीं है, पता नहीं है तुम लोगों को, लेकिन तो ठीक है, 12th वालों के लिए भी बेनिफिशियल है। बहुत ही बेहतरीन लेक्चर है, बहुत ही एग्जाम में आएगा, 100% आएगा, आप लोग याद कर लो। बस आगे देखते हैं, आईडीडीएम को पढ़ेंगे अपन। आईडीडीएम के कुछ चीजें देखते हैं। आईडीडीएम में क्या है कि अपन इसको अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। आईडीडीएम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस को, उसके बेसिकली इसमें क्या होता है, इंसुलिन बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है। तो ये नोट के तौर पर है कि आईडीडीएम में कितने टाइप के उसका सिम्टम्स पता चलेगा। किसी को आईडीडीएम हो गया यानी इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस हो गया, तो अपन कैसे पता चलाएंगे, यानी हमें कैसे पता चलेगा कि इसको आईडीडीएम हो गया। तो सबसे पहला सिम्टम्स है कि हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा, यानी हाइपर मतलब इंक्रीज, ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, असीमिया मतलब ब्लड, यानी ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। उससे पता चलेगा कि उससे एडिडियम हो गया, पहला सिम्टम। दूसरा देख रहे हैं सिम्टम्स कि यूरिन, हाँ ग्लाइको यूरिया हो जाएगा, यानी उसके यूरिन में क्या हो जाएगा, यूरिन में ग्लूकोज का लेवल, ग्लूकोज आने लगेगा उसके यूरिन से, यानी ग्लूकोज का लेवल यूरिन में बढ़ जाएगा। फिर देखते हैं पोलीयूरिया, उसको बहुत ज्यादा ही पेशाब होने लगेगा, पोलीयूरिया। फिर अगला सिम्टम्स है पोलीडिप्सिया, यानी उसे पेशाब ज्यादा होगा। जब क्या बोलते हैं कि आउटपुट इक्वल टू इनपुट, यानी जब पेशाब ज्यादा होने लगा तो प्यास भी ज्यादा लगेगी, तो क्या होगा, पोलीडिप्सिया, उसे प्यास भी ज्यादा लगेगी। फिर देखते हैं पोलीफेजिया, जब प्यास ज्यादा लगेगा, यूरिन ज्यादा होगा, तो उसे पोलीडिप्सिया, भूख भी ज्यादा लगने लगेगा। तो ये सारे चीज किसके एग्जाम्पल है, डायबिटीज मेलाइटस का, जिसे बोलते हैं इंसुलिन, आईडीडीएम, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। हेलो बच्चों, तैयार हो? चलो तैयार हो पढ़ने के लिए आगे, तो अपन भी आगे पढ़ाने के लिए तैयार है। अब बहुत ही बेहतरीन लेक्चर करेंगे और उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं आप सभी लोगों से कि इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें और बहुत ही सरल अंदाज में, बहुत ही आसान लैंग्वेज में हम समझाने की कोशिश करते हैं आप लोगों को, ताकि आप अच्छे से समझ जाए और अच्छे तरीके से पढ़ाई करें। एनसीईआरटी को भी पढ़ें, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ना भी इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि लेक्चर से लेक्चर देखना। तो भाई लोग तैयार हो आगे पढ़ने के लिए? तो आ जाओ। अपन आज पढ़ेंगे, किसको पढ़ेंगे, तो बेसिकली आप पढ़ेंगे हम एक प्रोसेस के बारे में, जो कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस का प्रोसेस है। उस प्रोसेस को अच्छे से हम पढ़ेंगे, कैसे होती है बीमारी। तो देख रहे हैं आप लोग हम क्या बना रहे हैं। चलो भाई लोग तैयार हो? तैयार हो तो आ जाओ। तैयार है ना? तैयार रहना भाई, आज बहुत पढ़ेंगे। अरे भाई खुल गया। हाँ चलो, आज क्या बहुत पढ़ेंगे, बहुत पढ़ेंगे, बहुत पढ़ेंगे, आज पढ़ लेंगे बहुत। चलो भाई लोग, उसको बोलते हैं अपन बोन, उसको बोलते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन्स। साइनोवियल मेम्ब्रेन। फिर उसको बोलते हैं अपन, चलो उसको ले लेंगे आर्टिकुलेट कार्टिलेज। आर्टिकुलेट कार्टिलेज हो गया। फिर उसके अंदर क्या होगा, साइनोवियल फ्लूइड होगा। साइनोवियल फ्लूइड भी होगा। ये जो देख रहे हैं
डॉट डॉट, ये क्या है? इसको बोलते हैं अपन पन्नस। पन्नस क्या होता है? तो ये एक टाइप का हार्ड या ग्रेन्यूलर सब्सटेंस में या मेटेरियल। ये क्या होता है? ग्रेन्यूलर मेटेरियल। ठीक हो गया भाई लोग, चलो तैयार हो पढ़ने के लिए। चलो डायग्राम तो बन गया। ये डायग्राम आप लोग जब तक नोट करें, जब तक अपन क्या करेंगे, हवा में आर्थराइटिस को बनाएंगे। लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लेकिन आप लोगों के लिए सारे प्रॉब्लम क्या है, बहुत ही आसान लगता है। चलिए भाई लोग तैयार हो तो तैयार हो। उसमें क्या होगा, बेसिकली उसका प्रोसेस देखेंगे। फॉर्मेशन ऑफ ऑटो एंटीबॉडी अगेंस्ट किसके? अरे भाई लोग तैयार हो। अगेंस्ट साइनोवियल मेम्ब्रेन। चलो फिर उसके बाद क्या होगा अगला प्रोसेस? इन्फ्लामेशन ऑफ साइनोवियल मेम्ब्रेन। ठीक, शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। फिर आगे हो जाएगा, जब इन्फ्लामेशन हो गया तो उसमें क्या होगा, साइनोवियल मेम्ब्रेन की फ्लूइड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। उसमें फ्लूइड इंक्रीज होगा तो प्रेशर भी इसके अंदर इंक्रीज हो जाएगा। जब ये हो गया, हाँ फ्लूइड इंक्रीज, फ्लूइड इंक्रीज तो क्या हो जाएगा, हाँ यहाँ पे दिया है कि इफ इन्फ्लामेशन इंक्रीज बहुत ज़्यादा, तो इन्फ्लामेशन ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ पन्नस। इसका ये पी है। अरे यार चलो, ये पन्नस, पन्नस का इन्फॉर्म तो क्या होगा, ये हो जाएगा ना, हो जाना चाहिए। चलो डैमेज आर्टिकुलर कार्टिलेज, तो पन्नस हो जाएगा तो क्या करेगा, डैमेज कर देगा कि इसको आर्टिकुलेट कार्टिलेज को डैमेज कर दिया। चलो भाई लोग, फिर डैमेज कर देगा तो इसमें कुछ और भी लिखना है। जब डैमेज किया फाइबरस टिश्यू डिपोजिटेड, जब फाइबरस टिश्यू डिपोजिटेड हो जाएगा उस पर तो क्या हो जाएगा, एट द डैमेज पार्ट,
at the damage। फिर क्या हो जाएगा, कैल्शियम आयन का डिपोजिशन हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, वो जो ज्वाइंट होगा इमूवेबल, ज्वाइंट इमूवेबल हो जाएगा। हेलो बच्चों, तैयार हो? चलो हेलो बच्चों, चलो इधर आओ, इधर आओ, आ जाओ, इधर आ जाओ। हम पढ़ रहे थे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। सबसे पहला एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस भी, उसके बारे में अपन डिटेल से जानेंगे किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले अपन यहाँ से देख लेते हैं, फिर डायग्राम भी देख लेंगे, क्योंकि जब इसको समझ लेंगे तो फिर डायग्राम समझना इजी हो जाएगा। सबसे पहले क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ऑटो यानी ऑटो एंटीबॉडी, यानी ऑटोमेटिक एंटीबॉडी बन गया किसके अगेंस्ट, तो अगेंस्ट साइनोवियल मेम्ब्रेन। हमारे बॉडी में साइनोवियल मेम्ब्रेन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन गया। जब एंटीबॉडी बना तो फिर क्या हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया, इन्फ्लामेशन ऑफ साइनोवियल मेम्ब्रेन। साइनोवियल मेम्ब्रेन में इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन का मतलब होता है कि वो सूज गया किसी तरीके से, उसमें किसी न किसी टाइप का इन्फ्लामेशन होने की वजह से, तो फ्लूइड इंक्रीज हो जाएगा। तो जब सूज गया, तो सूज का मतलब होता है कि थोड़ा सा उसका जो शेप था वो थोड़ा ज्यादा हो गया। तो जब शेप ज्यादा फ्लूइड हो गया तो प्रेशर इसमें इंक्रीज होगा, फ्लूइड में। फ्लूइड क्या क्या होगा, प्रेशर होगा। हाँ, तो फिर देखते हैं इन्फ्लामेशन इंक्रीज, जब फ्लूइड इंक्रीज हो गया तो इन्फ्लामेशन भी इंक्रीज हो जाएगा। फिर फॉर्मेशन ऑफ पन्नस, जब इन्फ्लामेशन इंक्रीज हो जाएगा तो धीरे धीरे उसके अंदर जो फ्लूइड होगा वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कुछ ना कुछ तो जो फ्लूइड था वो तो बाहर निकलेगा नहीं। जब बाहर नहीं निकलेगा तो उसके अंदर क्या होगा, धीरे धीरे वो पन्नस बनना स्टार्ट हो जाएगा, यानी अपना फॉर्म चेंज कर देगा डायरेक्टली। फिर जब पन्नस बनेगा तो क्या, पन्नस जब भी कोई चलेगा तो क्या हो जाएगा, जब भी जैसे रेत होते हैं तो अगर इस टाइप का पन्नस बनेगा, धीरे धीरे जब चलेगा तो यहाँ पे कार्टिलेज होते हैं, उस कार्टिलेज पे जो उसका फ्रिक्शन पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, उससे कार्टिलेज डैमेज हो जाएगा। जब कार्टिलेज को डैमेज कर दिया तो फाइब्रस टिश्यू डिपोजिटेड, क्योंकि बॉडी का रूल होता है कि जब भी कोई भी डैमेज पार्ट होता है फाइब्रस टिश्यू वहां पे आके डिपोजिट होता है, ताकि उस डैमेज को मतलब कम किया जाए, उसकी भरपाई की जाए। तो फिर फाइब्रस टिश्यू डिपोजिटेड हो गया, फिर फाइब्रस टिश्यू जब डिपोजिटेड हो गया तो उस पर कैल्शियम का डिपोजिशन हो जाएगा, यानी कैल्शियम आयन का भी डिपोजिशन हो जाएगा। तो उसको बोलते हैं ओसिफिकेशन, यानी हड्डी एक टाइप से बन जाएगा। जब हड्डी बन गया तो ज्वाइंट क्या हो जाएगा, इमूवेबल हो जाएगा, यानी ज्वाइंट काम करना ही बंद कर देगा। तो किसी का ऐसे 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 कर रहा था, फिर जैसे अर्थराइटिस हो गया तो ऐसे ही हो गया, इसका ऐसे ऐसे हो ही नहीं रहा, तो क्या हो जाएगा, ज्वाइंट इमूवेबल हो जाएगा। फिर देखते हैं, अपन डायग्राम से पढ़ते हैं। ये बोन है बेसिकली, ये घुटने का बोन है मान के चलते हैं, या कोई भी जोड़ हो, जो भी जोड़ हो, तो उसमें क्या हो जाएगा, ये साइनोवियल मेम्ब्रेन उसको बोलते हैं, साइड वाले को साइनोवियल मेम्ब्रेन। तो क्या हो जाएगा, एंटीबॉडी, जब ऑटो एंटीबॉडी जो फॉर्म होगा अगेंस्ट साइनोवियल मेम्ब्रेन होगा, जब साइनोवियल मेम्ब्रेन के अगेंस्ट होगा तो उसके अंदर उसमें इन्फ्लामेशन हो जाएगा। इन्फ्लामेशन हो गया, ये सूज गया। जो इन्फ्लामेशन बहुत ज्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा, उसके अंदर यानी साइनोवियल फ्लूइड भी बढ़ जाएगा। साइनोवियल फ्लूइड हो गया, साइनोवियल फ्लूइड बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो बहुत ज्यादा बढ़ने के बाद पन्नस का फॉर्म हो जाएगा। ये पन्नस है, पन्नस मतलब एक टाइप से हार्ड एंड ग्रेन्युलर मटेरियल, हार्ड हो गया ग्रेन। फिर पन्नस का फॉर्मेशन हो गया तो ये कार्टिलेज है, आर्टिकुलेट कार्टिलेज, उसको डैमेज कर देगा। जब डैमेज कर देगा तो उस यानी उस पे यहाँ पे कुछ ऐसे डैमेज हो गया, तो इस पे क्या हो जाएगा, जब डैमेज हो गया तो हाँ ये फाइब्रस टिश्यू डिपोजिटेड हो जाएगा वहां पे, यानी ऐसे हल्का हल्का फाइब्रस, हल्का इस टाइप से फाइब्रस टिश्यू डिपोजिटेड हो जाएगा। जब डिपोजिट हो जाता है कैल्शियम आयन का भी, कैल्शियम आयन जो है ये भी धीरे धीरे क्या करेगा, आगे
अपना डिपोजिटेड हो जाएगा, यानी ओसिफिकेशन कर देगा। जब ओसिफिकेशन हो जाएगा तो धीरे धीरे ज्वाइंट क्या हो जाएगा, ये दोनों से मिल करके इस टाइप से ज्वाइंट इमूवेबल हो जाएगा। इन ओसिफिकेशन यानी हड्डी एक टाइप से बना दी, धीरे धीरे इमूवेबल हो जाएगा। चलिए हेलो बच्चों, तैयार हो पढ़ने के लिए? चलो आ जाओ। अपन समझ चुके हैं रिमेटॉइड आर्थराइटिस। आर्थराइटिस को समझ के भाई बहुत मजा आ गया। आप लोगों को समझने में बहुत मजा आता है तो बहुत ही ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों को और सबको बताएं। अपन पढ़ते हैं कोटा के बेहतरीन फैकल्टी से, बेहतरीन भैया से, बेहतरीन टीचर से, जो सिर्फ बोर्ड ही नहीं नीट पे भी फोकस करके नीट को भी क्लियर कराते हैं। तो आप लोग तैयार हो पढ़ने के लिए? चलो आ जाओ, फिर से पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा पढ़ेंगे और पढ़ते पढ़ते अपन चलियो चलो चलो इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। अब देखते हैं अपन क्या देखेंगे, बेसिकली इम्यूनो डेफिशिएंसी। ऐसा डिसऑर्डर जिसमें इम्यून की कमी हो जाती है, इम्यून सिस्टम की। तो सबसे पहला देखते हैं, सबसे पहला कौन होगा इसमें इम्यून की डेफिशिएंसी हो जाती है? तो अपन पढ़ चुके हैं एड्स को। फिर दूसरा देखते हैं ये caused by HIV। HIV किसके वजह से एड्स होता है? तो HIV की वजह से होता है। दूसरा देखते हैं CID। CID ये किस तरीके से होता है? ये होता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ADA। ADA किसकी वजह से? डेफिशिएंसी की वजह से ADA। इसको बोलते हैं, ADA को एडिनोसिन डीएमिनेज। ठीक है, एडिनोसिन डीएमिनेज, एडिनोसिन डीएमिनेज। ठीक है भाई लोग, तब चलो पढ़ने के लिए तैयार हो? तैयार हो तो आ जाओ। अपन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? CID को पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो बच्चों, हेलो आ जाओ। तो सबसे पहले इम्यूनो डिफिशियंसी डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं अपन। तो उसमें क्या होगा कि सबसे पहले उसका एड्स एग्जांपल है। ये किसके वजह से होता है? तो HIV की वजह से होता है। यानी किसी पर्सन इन्फेक्टेड, HIV इन्फेक्टेड पर्सन से HIV ट्रांसमिट हो गया किसी के अंदर तो एड्स हो जाएगा उसको। या HIV कैसे होता है? तो ये एक टाइप का वायरस है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जिसके अंदर इम्यूनिटी की कमी हो जाएगी तो बहुत सारे वायरस इस पे बरस जाएगा, किल करने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। एक क्या है उसका प्रोसेस देखेंगे। एक जीन है बेसिकली, वो जीन किस पे करेगा? एक ADA। अगर जीन सही तो ADA सही, ADA सही तो मैच्योरेशन होगा। मैच्योरेशन किसका होगा? TNB किसका? लिम्फोसाइट। TNB लिम्फोसाइट का होगा। जब उसका मैच्योरेशन हो गया तो ये क्या करेगा? ये प्रोवाइड करेगा, क्या प्रोवाइड करेगा? बेसिकली CMI एंड AMI। मोबाइल AMI मान लें, MI मान लें, AMI यानी एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी जो प्रोवाइड करेगा, जो कि क्या होते हैं 90% बॉडी का इम्यूनिटी, 90% ऑफ
ये 90% ऑफ इम्यूनिटी बॉडी को यहीं से मिलता है। जब हेलो बच्चों, चलो तैयार हो तो आ जाओ, अपन इसमें कम आउट करेंगे। ये क्या है बेसिकली, ये बेसिकली एंजाइम का एक टाइप है। चलिए, और आगे कुछ भी नहीं है बोलना। चलिए, जब आगे कुछ भी नहीं है बोलना तो अपन क्या करते हैं, पढ़ने की कोशिश करें। देखिए बेसिकली क्या होता है कि ऑटो इम्यूनो डिफिशियंसी डिसऑर्डर है। यानी देखिए, सबसे पहले एक तो अपन पढ़ चुके ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, इसमें इम्यून सिस्टम क्या होगा, ऑटोमेटिकली अपने बॉडी के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगा, जिसकी वजह से बहुत सारे इन्फ्लामेशन होंगे। जो इन्फ्लामेशन होंगे बढ़ जाएगा तो पन्नस हो जाएगा, पन्नस फॉर्म होगा तो कार्टिलेज, आर्टिकुलेट कार्टिलेज को डैमेज कर देगा। जब आर्टिकुलेट कार्टिलेज को डैमेज कर दिया तो क्या होगा, फाइब्रस टिश्यू का डिपोजिशन हो जाएगा। जब फाइब्रस टिश्यू का डिपोजिशन होगा तो फाइब्रस टिश्यू का काम ही होता है किसी चीज को पक्का बनाना। तो फिर आगे ऊपर से क्या हो जाएगा, एक टाइम से फाइब्रस टिश्यू आ गया तो उससे प्लास्टर कर दिया, प्लास्टर करके आगे क्या हुआ, कैल्शियम आयन का डिपोजिशन हो, फिर ओसिफिकेशन कर दिया तो ज्वाइंट इमूवेबल हो जाता है इसमें। फिर दूसरा देखते हैं कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर डिफिशियंसी डिसऑर्डर कैसे होता है। सबसे पहला एग्जांपल है एड्स का, HIV की वजह से होता है। फिर दूसरा एग्जांपल देखते हैं SCID, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी डिसऑर्डर। ठीक, इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर। ठीक, देखिए ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ ADA, जिसको बोलते हैं एडिनोसिन डीएमिनेज, इसके किसके, एडिनोसिन डीएमिनेज की डिफिशियंसी की वजह से होगा। देखिए एक जीन है इम्यूनो डिफिशियंसी को जो फॉर्म करता है या कोड करता है, ये जीन क्या है, ये जीन कोड करेगा इम्यूनो डिफिशियंसी को। बेसिकली जब कोड किया इम्यूनो डिफिशियंसी को, ADA को, इट इज अ टाइप ऑफ एंजाइम। एंजाइम का काम क्या होता है, यानी कोई भी एंजाइम हो तो एक टाइप से फॉर्म कर, यानी किस आगे का प्रोसेस, एंजाइम का बहुत बड़ा रोल होता है बॉडी में। कोई भी प्रोसेस हो इसमें एंजाइम की जरूरत होगी। जैसे सबस्ट्रेट यानी मॉलिक्यूल, यानी कोई किसी भी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए एंजाइम की जरूरत होती है। तो वही है, किसी भी सबस्ट्रेट या कोई भी मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में, ये क्या करेगा, एडिनोसिन डीएमिनेज मैच्योरेशन कराएगा किसका, टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट का। जब मैच्योरेशन हो गया बॉडी के अंदर तो ये क्या करेगा, प्रोवाइड CMI और AMI। टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट बेसिकली दो ही ऐसा चीज है जो सेल मीडिएटेड और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी को प्रोवाइड करता है। टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट कैसा इम्यूनिटी, सेल मीडिएटेड और एंटीबॉडी। ये 90% ऑफ इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है बॉडी को, जो कि हाँ 90% बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड किया। जब क्या हुआ कि जीन ये काम करना बंद कर दिया, किसी तरीके से उसमें म्यूटेशन हो गया, कोई भी म्यूटेशन हो गया हो, XYZ किसी टाइप का म्यूटेशन हो गया, तो क्या होगा, ADA जो है एडिनोसिन डीएमिनेज वो काम करना बंद कर दिया। बेसिकली एंजाइम थोड़ा वीक हो गया या किसी तरीके से डिसफंक्शन हो गया, काम करना ही बंद कर दिया, तो मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट ही नहीं होगा। जब ये भी नहीं काम कर रहा है तो ये भी नहीं काम करेगा। भाई आगे वाला काम पे नहीं है तो मैं क्यों काम पे आऊं, तो वही होगा कि ये भी नहीं काम करेगा। जब ये काम नहीं करेगा तो बॉडी को इम्यूनिटी, जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी मिल रहा था या एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, वो इम्यूनिटी तो मिल ही नहीं रहा है। जब ये नहीं मिलेगा तो 90% बॉडी को इम्यूनिटी नहीं मिलेगा। जब 90% इम्यूनिटी बॉडी का लॉस हो गया तो इससे क्या हो जाएगा, इम्यूनो डिफिशियंसी, यानी इम्यून डिफिशियंसी यानी इम्यून की कमी हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, ये कॉज करेगा SCID, कॉज SCID यानी सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। यानी बहुत सारे ऐसे ऐसे सीवियर का मतलब ही होता है बहुत हार्ड टाइप के बीमारी को बुलाएगा। चलो भाई लोग तैयार हो,
आगे पढ़ने के लिए तैयार हो तो चलो, अपन भी पढ़ाने के लिए तैयार है, समझाने के लिए तैयार है। आप लोगों से बस इतना ही उम्मीद करते हैं, क्योंकि इतना ही अभी करना ही चाहिए कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उसको चुपके से चुपके सब्सक्राइब करवा दें सारे लोगों से, और चुपके चुपके सारे को इन्फॉर्म कर दें कि भाई नीट की तैयारी फ्री में। चलो भाई लोग आगे बढ़ते अपन। आगे हैं। हाँ, उसका एक ट्रीटमेंट देख लेते हैं। बेसिकली ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। ट्रीटमेंट में क्या होगा, उसकी जो जीन खराब हो गई थी उसकी थेरेपी की जाएगी, यानी उसको सीधा करने की कोशिश किया जाएगा। हेलो भाई लोग तैयार हो, आओ आओ चलो। तो ट्रीटमेंट कैसे होगा, तो उसके जीन जो वर्क नहीं कर रहा था या फंक्शन नहीं कर रहा था, उस जीन की थेरेपी की जाएगी ड्रग्स के थ्रू या बहुत सारी चीजें थेरेपी के लिए। तो उस जीन थेरेपी के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, उसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं। फिर एक ट्रीटमेंट है इम्यूनोथेरेपी। क्या है इम्यूनोथेरेपी में क्या होता है, बेसिकली अपन उसको अभी जानेंगे। इम्यूनोथेरेपी दो टाइप का हो जाएगा, या तो पोटेंशिएट का काम करेगा या सप्रेसिव का। पोटेंशिएट में क्या होता है, बॉडी के इम्यून को बहुत ज्यादा ही इंक्रीज कर देगा। उसका एग्जाम्पल है, ये सारे चीज कैसे मिलेंगे, प्री फॉर्म्ड प्री फॉर्म्ड में मिलेंगे। उसका एग्जाम्पल देखते हैं, एंटीबॉडी भी दे सकते हैं, या INF ऑफ इंटरफ्रॉन, या TNF TNF को बोलते हैं ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर। नेक्रोसिस फैक्टर हो गया। पोटेंशिएट में क्या होगा, उसका एग्जांपल देखते हैं अपन। कोर्टिसोल देंगे, कोर्टिसोल, साइक्लोस्पोरिन ए। बच्चों तैयार हो, चलो आगे बढ़ते हैं अपन पढ़ने के लिए। देखिए हेलो बच्चों, चलो तैयार हो, इम्यूनोथेरेपी को समझने के लिए तैयार हो तो आ जाओ, इधर आ जाओ। बच्चों देखते हैं ट्रीटमेंट। देखिए इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम बेसिकली अपन पढ़े, यानी CID के बारे में, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम किस तरीके से होता है कि एक जीन होता है, वो जीन में म्यूटेशन हो जाता है। जब म्यूटेशन हो जाता है तो आगे वाला एंजाइम का काम करना बंद कर देता है। फिर एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम, फिर आगे क्या होता है, जब ये काम करना बंद कर देता है तो फॉर्मेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट नहीं होता। जब फॉर्मेशन टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट नहीं होगा तो सेल CMI और AMI, इनसे मेडिएटेड इम्यूनिटी और एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी बॉडी को नहीं मिलता है।
और जब ये नहीं फॉर्म मिलेगा तो बॉडी का 90% इम्यूनिटी लॉस हो जाएगा। जब 90% इम्यूनिटी लॉस हो गया तो बॉडी में डिफिशियंसी सिंड्रोम हो जाएगा, यानी इम्यूनो डिफिशियंसी डिसऑर्डर हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, SCID, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम बॉडी के अंदर आने लगेंगे, यानी इस टाइप का। चलिए आगे देखते हैं ट्रीटमेंट उसका। जीन थेरेपी, यानी जीन के थ्रू अपन ट्रीटमेंट करेंगे, जीन को सही करने की कोशिश करेंगे, या इम्यूनोथेरेपी, यानी इम्यून कमजोर हो गया तो इम्यूनोथेरेपी भी कर सकते हैं। इम्यूनोथेरेपी में क्या होगा, पोटेंशिएट करेगा, यानी बेसिकली अगर इम्यून से काम करेंगे तो इम्यून क्या काम करेगा, पोटेंशिएट का। पोटेंशिएट यानी पोटेंशिएट यानी बनी बनाए इम्यून अपन देंगे उसके अंदर, तो एंटीबॉडी दे सकते हैं, या इंटरफेरोन दे सकते हैं, या TNF ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर भी दे सकते हैं, ठीक है, TNF भी दे सकते हैं। फिर आगे देखते हैं सप्रेसिव में क्या होगा, यानी बहुत ज्यादा इम्यून अगर बढ़ भी जाए तो दिक्कत हो जाएगा, तो उसको सप्रेस करने के लिए कोर्टिजोल का लेवल, कोर्टिजोल देते हैं या साइक्लोस्पोरिन ए, ये सारी चीज है इम्यूनोथेरेपी के एग्जाम्पल। अब आगे अपन देखेंगे चलो बच्चों तैयार हो, पढ़ने के लिए तैयार हो, तो चलो आ जाओ। एक चीज और पढ़ते हैं, एक चीज, वो चीज क्या है, तो हम लोग पढ़ेंगे आज तीसरा नंबर पे। दो तो देख लिया, CID देख लिया, तीसरा देखते हैं। थैलेसीमिया, थैलेसीमिया को पढ़ेंगे अपन। थैलेसीमिया क्या होता है, ये बेसिकली उसके बारे में कहा जाता है कि एक क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर होता है। अरे क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर, ठीक, किसका, ऑफ अल्फा एंड बीटा ग्लोबिन चेन। चलो भाई लोग तैयार हो, चलो तैयार हो तो आगे पढ़ने के लिए भी तैयार रहना। तो बेसिकली इसमें क्या होता है अपन समझेंगे। देखिए हमारे बॉडी में क्या होता है, RBC होते हैं, रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल के अंदर क्या होता है, तो हेमोग्लोबिन होता है। हेमोग्लोबिन में दो चेन होते हैं, एक को बोलते हैं अल्फा चेन, एक को बोलते हैं बीटा चेन। जब अल्फा चेन, आगे देखते हैं, अल्फा चेन के 16th क्रोमोसोम, 16th क्रोमोसोम पे अगर क्या हो जाए, 16th क्रोमोसोम पे दो जीन होंगे, दो जीन हो गए हैं उसमें, उसके जब दो जीन होंगे, जैसे मान के चलते हैं HbA1 HbA1, दूसरा है HbA2, ठीक, दो जीन हो गए, एक HbA1 एक HbA2, और उसके चार अलील होंगे। अलील कितने होंगे वो भी जान लेना है, दो जीन हुए तो एक जीन के दो अलील होते हैं, तो दो जीन हुए तो उसके 4 अलील, 4 अलील्स हो गए।
ठीक है भाई लोग, 4 अलील्स हुए। अब अगर किसी अलील में म्यूटेशन हो जाए, म्यूटेशन इन एनी ऑफ दीज, अगर किसी में म्यूटेशन हो जाए, फिर क्या हुआ? तो उस म्यूटेशन की वजह से अलील की क्वांटिटी कम हो जाएगी। क्वांटिटी ऑफ अल्फा चेन डिक्रीजेस। जब क्वांटिटी ऑफ अल्फा चेन डिक्रीजेस होगा तो ये क्या हो जाएगा? काज करेगा थैलासीमिया। इसी तरीके से बीटा है, बीटा इसको बोलते हैं बीटा। बीटा चेन के कितने क्रोमोसोम 11th क्रोमोसोम पे एक जीन होगा। कितना जीन होगा? 1 जीन, 1 मिलियन फॉलोअर, एक जीन होगा। एक जीन के बेसिकली 2 अलील होंगे भाई, 2 ही अलील्स होंगे ना। एक जीन कौन होगा? HBB, 2 अलील होंगे। जब दोनों अलील में से क्या होगा, कोई किसी एक में म्यूटेशन हो जाए, म्यूटेशन इन एनी ऑफ देम, अगर किसी एक में भी म्यूटेशन हो जाए तो वो भी क्या काज करेगा? थैलासीमिया। क्योंकि उससे क्या हो जाएगा? क्वांटिटी ऑफ, देखो हेलो बच्चों, तैयार हो? चलो आ जाओ। देखो अपन क्या पढ़ते हैं? थैलेसीमिया। थैलेसीमिया के बारे में बेसिकली अपन जानना है तो सबसे ज्यादा ये याद रखना है कि थैलेसीमिया इज अ एग्जाम्पल ऑफ क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर। ये इसी टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो पहले देखते हैं एक क्या है एग्जाम्पल है क्वांटिटेटिव, यानी क्या है थैलेसीमिया है, ये क्या है? क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर है ऑफ अल्फा एंड बीटा ग्लोबिन चेन का। उसमें देखते हैं आरबीसी है हमारे ब्लड के अंदर। आरबीसी के अंदर क्या होते हैं? एचबी, हेमोग्लोबिन होते हैं। हेमोग्लोबिन बेसिकली 2 टाइप के होगा, अल्फा होगा या बीटा होगा। अल्फा चेन उसके अंदर होगा या बीटा चेन होगा। अगर अल्फा चेन के 16th क्रोमोसोम पे यानी 16वीं क्रोमोसोम पे एक 2 जीन है, वो जीन HbA1 है या HbA2 है, अब उसके 4 अलील है। अब 4 अलील है तो म्यूटेशन इन एनी ऑफ दिस, अगर किसी में भी म्यूटेशन हो गया तो क्या होगा भाई लोग? क्वांटिटी ऑफ अल्फा चेन डिक्रीज हो जाएगा, यानी अल्फा चेन की क्वांटिटी कम हो जाएगी। जो क्वांटिटी, जिस क्वांटिटी से अल्फा चेन में एलील होनी चाहिए वो एलील की क्वांटिटी कम हो जाएगी। जब एलील की क्वांटिटी कम होगी तो जीन की क्वांटिटी कम होगी। जब जीन की क्वांटिटी कम होगी तो 16 क्रोमोसोम की मतलब क्वांटिटी खराब हो जाएगी। जब उसकी क्वांटिटी खराब हुई तो अल्फा चेन की तो हेमोग्लोबिन की, ग्लोबिन के ब्लड की, तो ब्लड बेसिकली थैलेसीमिया इसी टाइप का डिसऑर्डर है जिसमें क्वांटिटी उसकी कम हो जाएगी, खराब हो जाएगी। किसकी? अल्फा एंड बीटा चेन की। तो ये क्या करेगा? ये काज करेगा थैलेसीमिया। फिर आगे देखते हैं बीटा चेन है। बीटा चेन के 11th क्रोमोसोम पे एक जीन होगा HBB, अगर उसके 2 अलील होंगे, अगर यानी इन दोनों अलील में से किसी एक में भी या किसी में भी म्यूटेशन हो गया तो क्या काज करेगा? ये भी थैलेसीमिया काज कर देगा। बेसिकली इतना ही समझना है भाई लोग। चलो आगे बढ़ते हैं भाई लोग। थैलेसीमिया के बारे में समझ गए, आपसे कल सेलेनीमिया के बारे में जानना है अपन को। चलो भाई लोग
बहुत मजा आ रहा है। चलो चलो कोई बात नहीं, ज्यादा मजा नहीं आना चाहिए, नहीं तो ज्यादा वाला सजा मिलेगा, क्योंकि जिंदगी में जो ज्यादा मजे करते हैं उसको ज्यादा बड़े बड़े सजा मिलता है। तो भाई लोग तैयार हो पढ़ने के लिए? चलो अपन पढ़ते हैं 4 नंबर पे सिकल सेल एनीमिया। चौथा नंबर में अपन क्या पढ़ेंगे? सिकल सेल एनीमिया पढ़ेंगे। सिकल सेल एनीमिया के बारे में आता है कि ये क्या होते हैं, क्वालिटेटिव डिसऑर्डर, उसके बारे में आता है। क्वालिटेटिव डिसऑर्डर, उसमें क्वालिटी मायने रखता है। बच्चों चलो तैयार हो। उसमें भी क्या होगा बेसिकली, मान के चलो आरबीसी है, आरबीसी के अंदर होगा हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन के 2 चेन भाई लोग, एक अल्फा चेन, एक बीटा चेन। अरे सी एच नहीं लिखेंगे, सी एच नहीं तो फिर करो मुझे। हाँ चलो, अल्फा चेन के, अरे सॉरी, हाँ अल्फा चेन से हमें कोई काम नहीं, तो अल्फा चेन, उसमें अल्फा चेन को क्या करेंगे, जैसे के लिए अपन यहीं पे स्टॉप कर देंगे। भाई तुम्हारे बारे में नहीं पढ़ना अभी मेरे को, तो अल्फा चेन का कोई काम नहीं है, तो अपन पढ़ेंगे किसके बारे में? बीटा चेन के बारे में। तो बेसिकली बीटा चेन के जो 6th पोजीशन पे, 6th पोजीशन पे क्या होगा? 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड होगा। क्या होगा? 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड। सिक्स पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड होगा। अच्छा सॉरी, हाँ ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय, किससे रिप्लेस होगा? तो वैलिन से। अगर रिप्लेस हो गया तो ये क्या कॉज करेगा? सिकल सेल। हेलो भाई लोग तैयार हो? चलो तैयार हो तो आ जाओ, सिकल सेल एनीमिया के बारे में अपन पढ़ेंगे बहुत ही आसान तरीके से। हेलो बच्चों चलो आ जाओ, देखो जैसे करिए, चलो आओ जाओ, आओ रे सुनो रे। सिकल सेल एनीमिया के बारे में अपन बेसिकली पढ़ रहे थे। ये क्या होता है? ये क्वालिटेटिव डिसऑर्डर है, उसमें क्वालिटी मायने रखता है। तो आरबीसी है, आरबीसी ब्लड के अंदर होगा, वो बेसिकली उसके अंदर हेमोग्लोबिन होगा, हेमोग्लोबिन में अल्फा चेन भी होगा, बीटा चेन भी होगा। उसका अपन कोई काम नहीं यहाँ पे। बीटा चेन के बारे में देखते हैं। बीटा चेन के 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वेलिन। अगर वेलिन से रिप्लेस हो जाए तो कॉज सिकल सेल एनीमिया। इतना याद रखना है कि बीटा चेन के 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड वेलिन से चेंज हो जाए, वेलिन से रिप्लेस्ड हो जाए, तो उसे बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। और थैलेसीमिया में क्या देखे थे, यानी अल्फा या बीटा ग्लोबिन चेन, यानी अल्फा चेन या बीटा चेन की क्वालिटी में, क्वांटिटी में, यानी अल्फा चेन या बीटा चेन की क्वांटिटी में अगर किसी टाइप की क्वांटिटी, उसकी क्वांटिटी गड़बड़ हो गई, यानी म्यूटेशन आ गया। अगर अल्फा चेन या बीटा चेन के में, जो अल्फा चेन में क्या होते हैं, 2 जीन होते हैं, 2 जीन में 4 एलील, उन चारों एलील में से किसी एक में भी म्यूटेशन हो गया तो क्वांटिटी खराब हो जाएगी उसकी।
तो फिर देखते हैं बीटा चैन एक तो उन एलील में भी किसी टाइप की म्यूटेशन हो जाए तो उससे भी क्वांटिटी खराब होती है, तो उसको क्वांटिटी थैलेसीमिया को क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर बोलते हैं, उसको क्वालिटेटिव डिसऑर्डर होता है। इसमें क्या होता है, क्वालिटी डिफरेंस हो जाता है क्वालिटी का। चलो भाई लोग तैयार हो, पढ़ने के लिए तैयार हो तो और पढ़ा देते हैं, एक और बहुत मजे की, बहुत मजे, जिंदगी में मजे ही मजे। चलो भाई लोग आज अपन पढ़ते हैं फिर से एक, चलो अब एक और पढ़ते हैं, 5वां नंबर का है। ऑटोसोमल ऑटोसोमल रिसेसिव। रिसेसिव जीन म्यूटेशनल डिसऑर्डर। भाई लोग चलो पढ़ने के लिए तैयार हो तो आ जाओ, पढ़ने के लिए तैयार हो, अपन पढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं, जो नहीं पढ़ेंगे वो आगे नहीं बढ़ेंगे। फिनाइल एलानिन अमीनो एसिड हो गया। ठीक है आगे बढ़ो। टाइरोसिन अमीनो एसिड। मेलानिन पिगमेंट। और बच्चों तैयार हो, पढ़ने के लिए तैयार हो तो आ जाओ। जेनेटिक चलो होमोजेनिक एसिड। यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है। आगे ए बी सी के बारे में जानेंगे अपन, फिर क्या होगा। अब कैप्टन यूरिया, ब्लैक यूरिन डिजीज भी उसे बोलते हैं। कैप्टन यूरिया को बेसिकली ब्लैक यूरिन डिजीज भी कहा जाता है। और दो चीज और भी पढ़ना है अपन को उसके बारे में। चलो भाई लोग चलो तैयार हो तो आ जाओ। फिनाइल पायरोविक एसिड। थोड़ा राइटिंग में मैनेज कर लेना, आप लोग बोल देते हैं वैसे भी जो लिखना होता है, ताकि आपको समझ में सी और ई में डिफरेंस ना हो, तो कर लेना। मेंटल रिटार्डेशन, बहुत ही मजा आता है इसमें लिखने में। फ्रैक्शनलेस। चलो फिनाइल कीटोन यूरिया।
फिनाइल कीटोन यूरिया, फिनाइल कीटोन यूरिया। चलो भाई लोग, हेलो हेलो बच्चों, तैयार हो पढ़ने के लिए? तैयार हो तो इस ए को बोलते हैं फिनाइल एलानिन, एलानिन हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सिलेज, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज आ गया। चलिए, सी को बोलते हैं अपन टायरोसिन, टायरोसिन। डी को एक बी को बोलते हैं होमोजेन, होमोजेन, होमोजेनेटिक एसिड ऑक्साइड। हेलो बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। अपन अपना काम है क्या? पढ़ना, हर मैदान में आगे बढ़ना। चलो भाई लोग, ये इसमें भी कट लगा देते हैं। चलिए, बाद में कट लगा देंगे। सबसे पहले देखते हैं अपन। हेलो बच्चों, क्या हो? तैयार? चलो आओ जाओ, तैयार है तो। ऑटोसोमल रिसेसिव म्यूटेशनल डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं, उसमें क्या होगा? सबसे पहले फिनाइल एलानिन अमीनो एसिड होगा, वो किसके प्रेजेंस में? तो फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, एक टाइप का एंजाइम होता है हाइड्रोक्सिलेज, उसके प्रेजेंस में टायरोसिन बना रहा है। अगर टायरोसिन अमीनो एसिड को बना रहा है तो क्या होगा? टायरोसिन अमीनो एसिड को होमोजेनेटिक एसिड के प्रेजेंस में होमोजेनिस्ट, फिर क्या होगा? टायरोसिन को बना रहा है, टायरोसिन उसको बना रहा है होमोजेनिस्टिक एसिड को। होमोजेनिस्टिक एसिड क्या होते हैं? होमोजेनिस्टिक एसिड ऑक्साइड के प्रेजेंस में अल्केप्टोन यूरिया, यानी ब्लैक यूरिन डिजीज। देखिए आगे बढ़ते, देखिए सबसे पहले क्या होगा कि फिनाइल एलानिन अमीनो एसिड जो कि वर्क कर रहा था, वो फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, क्या उसका फंक्शन खत्म हो गया। जब फंक्शन खत्म हो गया तो टायरोसिन अमीनो एसिड पे जो वर्क एक्ट करना चाहिए, वो भी टायरोसिन अमीनो एसिड में जो टायरोसिन है वो भी फंक्शन नहीं कर रहा है। जब फंक्शन नहीं कर रहा है तो ये क्या करेगा? ये मेलानिन पिगमेंट को इंक्रीज कर देगा। मेलानिन पिगमेंट जब हो गया तो बेसिकली एल्बिनिज्म को, जिसे बोलते हैं एल्बिनिज्म, एक कॉज क्या करेगा? मेलानिन पिगमेंट एक कॉज एल्बिनिज्म। देखिए, फिनाइल एलानिन अमीनो एसिड
तीन तरीके से काम करता है। बेसिकली क्या होता है कि फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम के प्रेजेंस में वो वर्क कर रहा था तो टायरोसिन अमीनो एसिड बना रहा था, ठीक है। अगर ये काम नहीं करेगा तो टायरोसिन अमीनो एसिड वो वर्क नहीं कर रहा है तो टायरोसिन अमीनो एसिड भी बनना नहीं बन पा रहा होगा। जब टायरोसिन अमीनो एसिड में कमी आ जाएगी, होमोजेनिस्टिक एसिड में भी कमी आ जाएगी। होमोजेनिस्टिक एसिड फिर क्या होगा, होमोजेनिस्टिक एसिड ऑक्साइड के प्रेजेंस में अल्किप्टोन को फॉर्म कर देगा और ये टायरोसिन उसको बोलते हैं, वो भी वर्क फंक्शन नहीं है, यानी उसमें किसी टाइप का म्यूटेशन हो गया तो मेलानिन पिगमेंट को क्या करेगा, मेलानिन पिगमेंट में, अच्छा हेलो जो देखिए क्या होता है, सबसे पहले कुछ चीजें अपन समझ लेते हैं। हेलो बच्चों, चलो तैयार हो पढ़ने के लिए, तैयार हो तो आ जाओ, अपन समझने के लिए तैयार होते। देखिए सबसे पहले क्या होता है ऑटोसोमल रिसेसिव जीन म्यूटेशनल डिसऑर्डर में कि फिनाइल एलानिन अमीनो एसिड हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा हो गया। किसके प्रेजेंस क्यों हुआ, क्योंकि फिनाइल एलानिन अमीनो एसिड को जो कन्वर्ट करने वाला था टायरोसिन में, वो काम करना बंद कर दिया। कौन, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। जब टायरोसिन में कन्वर्ट करना बंद कर दिया तो क्या हुआ बेसिकली, टायरोसिन भी इंक्रीज हो गया। हाँ, जब ये इंक्रीज हुआ तो भी इंक्रीज हो गया। चलो इसको अपन रहने देते हैं, तब तक के लिए कट कर देंगे।